लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार फिर नौकरी योद्धा चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो को उनके लिए बना रहा हूं जो रेलवे में पहले से कार्यरत हैं और रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है उसके तहत जो भी स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बहुत सारे किताबें होती है, जैसे कि जनरल रूल, ऑपरेटिंग मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, वर्किंग टाइम टेबल और इन सारी चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो मेरा है जो यहाँ पे प्रयास है कि मैं इजी अप्रोच किया हूँ और एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी तैयारी आपकी हो जाए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जीआर को पढ़ने की, ऑपरेटिंग मैनुअल या ब्लॉक वर्किंग मैनुअल की बात मैं करूं तो इन सारी चीज़ों को आपके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मेरा साथ देना है, स्टेप टू स्टेप मेरे साथ चलिए। मैं आपको वादा करता हूं मैं सफलता आपको दिलाऊंगा। आपको केवल मेहनत करना होगा दोस्त। आप रेल में कार्यरत हैं, मैं मानता हूं प्रतिदिन आपकी ड्यूटी होती है, बट प्रतिदिन आप केवल 2 घंटा निकालें, रिवीजन करें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप करते चले जाएं, आपको सफलता बस मिलेगी। तो ठीक है, मैं बिना समय गवाए मैं चलता हूँ। आज का ये आपके लिए पहला सेट रहा और पहला सेट का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द शंटिंग। तो जैसा कि रेलवे में आप प्रतिदिन काम करते हैं तो शंटिंग से आप पूर्ण रूप से वाकिफ़ हैं, बट एग्ज़ाम में आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखने के बाद जो पैटर्न होता है ऑप्शन के आधार पे होता है, अगर आप समझेंगे तो चीज़ों को आसानी से आप कर डालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को करते हैं। शंटिंग क्या है? तो शंटिंग क्या है, मैं ऑप्शन में जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आपके शंटिंग के बारे में डेफिनेशन से पूछा गया है, तो शंटिंग के बारे में जब भी पूछा जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना है। अब ये डेफिनेशन से पूछा है तो आपका जीआर का चैप्टर 1 में डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है, तो इतने सारे डेफिनेशन को रटना संभव नहीं है और आप रटे भी नहीं, चीज़ों को समझें। तो शंटिंग में मात्र 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? 2 चीज़ है शंटिंग में। एक, मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट, अब मूवमेंट होगा तो क्या चीज़ का पर्पस क्या है? तो मूवमेंट क्या चीज़ का हो सकता है, इन चीज़ों को जानना है। और दूसरा जानना है पर्पस क्या है आपका। ये शंटिंग का पर्पस भी होना चाहिए ना। तो मूवमेंट हो सकता है ऑफ व्हीकल, मूवमेंट व्हीकल का हो सकता है। अब व्हीकल विथ इंजन भी हो सकता है, विदाउट इंजन भी हो सकता है, क्योंकि शंटिंग का टाइप से हम देखेंगे इंजन से भी शंटिंग होती है और विदाउट इंजन से भी शंटिंग होती है। वो किस तरह का शंटिंग कर रहे हैं इसमें निर्भर करता है। तो एक तो हो गया मूवमेंट ऑफ व्हीकल विथ इंजन और विदाउट इंजन, और सेल्फ प्रोपेल व्हीकल। सेल्फ प्रोपेल व्हीकल में ऐसे व्हीकल जिसमें ऑलरेडी पहले से इंजन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मूवमेंट पर फोकस करना होगा आपको। या कोई इंजन भी हो सकता है। अच्छा, पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस हो सकता है कि अटैचिंग करना, या डिटैचिंग करना पर्पस हो सकता है, या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का ना तो अटैचिंग करना ना डिटैचिंग करना है, पूरी गाड़ी लेके एक लाइन से दूसरे लाइन में रख देना है, तो ये भी ट्रांसफ़र हो गया। और एनी अदर पर्पस और एनी अदर पर्पस, इसी को शंटिंग बोला गया है। तो शंटिंग को डेफिनेशन बोलेंगे तब बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स विथ इंजन, विदाउट इंजन और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ अटैचिंग और डिटैचिंग और ट्रांसफ़र और एनी अदर पर्पस। चलिए इतना चीज़ सीख गया। अब देखिए इसके अनुसार क्या ऑप्शन होगा। रिसीविंग ऑफ द ट्रेन हो नहीं सकता। मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स फॉर द अटैचिंग और डिटैचिंग, ये बी ऑप्शन में है। फिर भी आप आगे का ऑप्शन पढ़ें श्योर। रिसीविंग ऑफ द ट्रेन और सिक्योरिंग ऑफ द व्हीकल, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कैश शेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। कैश शेडिंग, कैश शेडिंग का क्या है ना कि कैश शेडिंग एक स्लिप शेडिंग होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप कैसे इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कुछ बेसिक चीज़ है। पहले मैं ऑप्शन को डील करने से पहले आपको चीज़ें अगर बता दूं तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे और ऑप्शन आपके लिए आसान हो जाएगा चूज करना। तो कैश शेडिंग जब भी आपसे पूछे तो देखिए, कैश शेडिंग में क्या आपको सोचना है कि कैश शेडिंग कहाँ होता है। तो कैश शेडिंग हो या स्लिप शेडिंग हो, दोनों में ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट अब ये किस तरह का स्टेशन हो सकता है? घाट सेक्शन में पाया जाता है, घाट सेक्शन, या जिसको बेस साइड स्टेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेस साइड स्टेशन। तो वहाँ क्या समस्या होती है ना कि वहाँ ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई गाड़ी के सेफ्टी के लिए वहाँ यूज किया जाता है कैश शेडिंग और स्लिप शेडिंग। तो कैश शेडिंग का कंडीशन क्या क्या चीज़ है जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि अगर कैश शेडिंग की बात करें तो अगर मैं डायग्राम से आपको बताऊं, अब डायग्राम पे जाएंगे तो आप इस तरह से, मैं एक समझने के लिए आपको डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इस तरह से एक कोई स्टेशन है, एक ए स्टेशन है। इस स्टेशन पे गाड़ी को डील किया जाता है। अप और डाउन डायरेक्शन है। मान लेते हैं कि ये आपका डाउन डायरेक्शन है। आपका ये डाउन डायरेक्शन में अगर कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी को रिसीव करने के लिए एक होम सिग्नल होता है और उस होम सिग्नल के जस्ट बाद एक आपका कैश शेडिंग का यूज करता है। ये हमेशा आपको ब्लॉक सेक्शन में रहता है। तो सबसे नंबर 1 कैश शेडिंग कहाँ होता है? तो ब्लॉक सेक्शन में होता है। तो जो भी गाड़ी अगर आ रही है इस डायरेक्शन से, अगर कोई भी गाड़ी आ रही है इस डायरेक्शन से, तो उस डायरेक्शन में क्या होता है ना कि अगर कोई भागी हुई गाड़ी है या वो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैश शेडिंग का यूज करता है। लेकिन कैश शेडिंग का यूज करने का क्या क्या कंडीशन है जो जानना ज़रूरी है। कैश शेडिंग का यूज करने के लिए एक है कि आपका ग्रेडियंट होता है 1/80 ग्रेडियंट देखा जाता है। तो ग्रेडियंट क्या? ग्रेडियंट देखा जाए तो 1/80 का ग्रेडियंट। तो समझिए कि कितना ज़्यादा ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में फोकस करेंगे कि जितना डिजिट कम होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेडियंट है। अगर 1/100 बोलूँ तो कम ग्रेडियंट है, 1/80 बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें। तो 1/80 कैश शेडिंग में 1/80 का ग्रेडियंट होना चाहिए, तब कैश शेडिंग वहाँ पे लगाया जाएगा। और इसके बाद क्या, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ग्रेडियंट से संबंधित। अब इसका एक दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि जो इसका ग्रेडियंट होगा वो फॉलिंग ग्रेडियंट होगा, जिसको डाउन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन ग्रेडियंट। तो ऑप्शन में देगा डाउन ग्रेडियंट, राइजिंग ग्रेडियंट, तो आप यहाँ डाउन ग्रेडियंट इसका आंसर होगा। फिर डाउन ग्रेडियंट के अलावा फिर क्या पूछता है कि जो कैश शेडिंग है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो कैश शेडिंग की जो लंबाई होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन ऑफ दैट सेक्शन, माने उस सेक्शन की जो सबसे लंबी गुड्स ट्रेन है उसकी उतनी ही लंबाई इसकी होती है। फिर इसका एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ये प्रोटेक्ट किसको करता है। तो ये स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लगाया जाता है, ताकि ये गाड़ी स्टेशन सेक्शन में कोई गाड़ी भाग के नहीं चला जाए, तो उस गाड़ी को हम कैश शेडिंग में वो चला जाए और स्टेशन सेक्शन प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इतना क्लियर है कि कैश शेडिंग
ब्लॉक सेक्शन में होता है। तो ऐसा भी हो सकता है पूछा है कैश शेडिंग कहाँ होता है, स्टेशन से में, स्टेशन सेक्शन में या ब्लॉक सेक्शन में, तो आप बोलेंगे ब्लॉक सेक्शन में होता है। ठीक है। और इसके जस्ट रिवर्स से स्लिप साइडिंग हो गया। स्लिप साइडिंग स्टेशन सेक्शन में होता है और उसका ग्रेडियंट 1/100 होता है। ठीक है। और वो ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये कैश शेडिंग जो है वो आपका स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कैश शेडिंग से रिलेवेंट है, इसलिए मैं कैश शेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो कैश शेडिंग आपका क्लियर हो गया। मैं चलता हूँ ऑप्शन की ओर। कैश शेडिंग क्या है? अ शेडिंग फॉर डिटैचिंग वागन कभी हो नहीं सकता। शेडिंग प्रोवाइडेड ऑन द ग्रेडियंट टू चेक द रनिंग ऑफ ए ट्रेन, यानी कोई भागी हुई ट्रेन को से प्रोटेक्ट करने के लिए कैश शेडिंग का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ द फीवा। फीवा देखिए अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलएचबी कोच में फीवा देखने को मिलेगा, और एलएचबी कोच में हर कोच में देखने को नहीं मिलेगा। फीवा है क्या चीज़? देखिए अगर कोई कोच है ना, अगर मैं एक कोच, देखिए डायग्राम बना रहा हूँ, एक कोच है। अब कोच में क्या देखें कि एक्सल होता है और एक्सल में व्हील होता है, आप जानते ही हैं, और व्हील है। ठीक है। मेरा डायग्राम तो उतना अच्छा है नहीं। तो व्हील में क्या होता है कि इस व्हील के जो एक्सल है वो टोटल लोड को बैलेंस करता है। तो बैलेंस करने के लिए इसके लिए एक बीच में सेकेंडरी एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसको बोलते हैं एयर बेलो। क्या बोलते हैं उसको? एयर बेलो। जो एयर बेलो देखेंगे टायर की तरह रहता है, हवा 1 kg का प्रेशर रहता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उस वो एयर बेलो सस्पेंशन का काम करता है, और ताकि गाड़ी दोनों तरफ, एयर बेलो दोनों तरफ होगा। ठीक है। और एयर बेलो बैलेंस करके रखता है ताकि गाड़ी एक तरफ झुके नहीं। तो इसी के लिए पहले क्या था कि एयर कॉइल का रहता था, तो वो कॉइल का नहीं रह के अब एयर बेलो का यूज कर रहा है। तो एयर बेलो ये भी एक्सपेंशन है। सेकेंडरी एक्सपेंशन एक होता है, एक प्राइमरी एक्सपेंशन होता है। एयर बेलो जो होता है बीच में जो होता है उसको सेकेंडरी एक्सपेंशन बोलते हैं, और साइड में जो देखते हैं कॉइल का उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंशन। तो इसका काम है कि एक्सपेंशन करना, यानी टिल्टिंग गाड़ी को नहीं होने देना। एक तरफ गाड़ी चलते हुए गाड़ी में अचानक गाड़ी अगर किसी कारण से एक तरफ अगर टिल्टिंग झुक जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए एक नया डिवाइस लाया फीवा। फीवा का काम है क्या कि फीवा में क्या है कि उसके पास में एक इंडिकेशन लगा दिया कि जब भी फीवा होगा तो रेड हो जाएगा और गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, एयर लीकेज करवा देगा। तो इसी को बोलते हैं फीवा। फीवा का फुल फॉर्म हुआ फेलियर इंडिकेशन, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेकिंग एप्लीकेशन। सी आंसर होगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में डाला गया फेलियर इंडिकेशन कम बाइंडिंग एप्लीकेशन, ऐसा नहीं, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेकिंग एप्लीकेशन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द प्रिस्क्राइब स्पीड ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ द लाइव स्टॉक एंड द डेंजरस गुड्स इन एनएफ रेलवे। देखिए आपसे शंटिंग के दौरान स्पीड कुछ पूछा जाता है, वो फिक्स है, यही आपसे पूछेगा। अगर नॉर्मल शंटिंग की बात बोल रही है, नॉर्मल शंटिंग स्पीड तो 15 kmph होता है, नॉर्मल शंटिंग स्पीड तो क्या होता है 15 kmph से हो। अगर आपको पार्टिकुलर बोला जाएगा कि कोई लाइव स्टॉक है, जैसे कि क्या लाइव स्टॉक, जैसे यहाँ देखिए लाइव स्टॉक है, डेंजरस गुड्स है, इसके अलावा भी और एक होता है एक्सप्लोसिव, लिख लीजिए एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, या कोचिंग लिख देगा, कोचिंग ट्रेन का। तो कोचिंग ट्रेन का मतलब समझे कि उसमें आदमी है, लाइव स्टॉक है। और या आपको BTPN भी दे तो BTPN, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या यूज होता है 8 kmph होता है। कितना होता है 8 kmph। चलिए तो इसका क्या होगा लाइव स्टॉक एंड डेंजरस गुड्स के लिए 8 kmph का स्पीड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड अपेंडिक्स इन जनरल रूल्स ऑफ NF रेलवे। देखिए NF रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए NF रेलवे में जो रूल्स है GR में जो टोटल चैप्टर और अपेंडिक्स में बांटा गया है, तो टोटल 18 चैप्टर्स हैं और 10 अपेंडिक्स हैं। देखिए ये मेमोरी बेस्ड है, जब तक आप याद रखेंगे नहीं क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या है
अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल पॉइंट्स एंड द अदर अप्लायंसेस ऑपरेटेड फ्रॉम अ पैनल और लीवर फ्रेम सो इंटरकनेक्टेड बाई मैकेनिकल लॉकिंग और द इलेक्ट्रिकल लॉकिंग। देखिए मैकेनिकल लॉकिंग और इलेक्ट्रिकल लॉकिंग बोथ दैट दे ऑपरेशन मस्ट टेक प्लेस इन प्रॉपर सीक्वेंस टू इंश्योर सेफ्टी। देखिए ये जो बात कर रहा है ना डेफिनेशन उठाया है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि ये सिग्नल पॉइंट का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, एक प्रॉपर मीन्स से किया हुआ। वो मीन्स क्या है जिसके थ्रू ऐसा होता है वही आपको बताना है। जब तक पॉइंट बनेगा नहीं तब तक सिग्नल होगा नहीं, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को आप एक प्रॉपर सीक्वेंस इसमें फॉलो किया जाता है, तो इस तरह का चीज़ को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग। ये चैप्टर 1 में जीआर में डेफिनेशन में जाइएगा। आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, चीज़ों को जो मेन थीम है इसको समझना है और ऑप्शन को मारना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीआर 2.10 अ रेलवे सर्वेंट सेल। देखिए जीआर में 2.10, देखिए जीआर पढ़ने का तरीका है कि जीआर को समझना है आपको। 2 का मतलब क्या हो गया कि चैप्टर नंबर 2, जीआर का चैप्टर ए हो गया। क्या बोलते हैं इसको? चैप्टर। 10 रूल हो गया, रूल नंबर, यानी जीआर का चैप्टर नंबर 2 का 10वां जो रूल है उस संदर्भ में ये बात किया गया है। तो 2.10 में क्या है? देखिए 2.10 यहाँ से 5 ऐसे माने जीआर का जो टर्म है वो यूज किया जाता है। तो ठीक है, 2.10 में कंडक्ट की बात हुई है, कंडक्ट ऑफ द सर्वेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूँ 2.10 में कंडक्ट ऑफ सर्वेंट, कंडक्ट ऑफ सर्वेंट। कंडक्ट ऑफ सर्वेंट पे आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेगा जीआर में। चैप्टर 2 में जाके देखिएगा, उसमें 3 पॉइंट ज़्यादा पूछता है। तो इसके अंदर से अगर कंडक्ट ऑफ सर्वेंट बोलेगा तो 2.10 कर देंगे। ठीक है, इसके भी अंदर और भी चाहिए कंडक्ट ऑफ सर्वेंट में क्या क्या चीज़ आता है। तो 5 पॉइंट में वो 3 पॉइंट ज़्यादा पूछता है जो आपको जानना है। पहला बोलेगा कि यूनिफॉर्म आपका क्लीन होना चाहिए, तो ये भी कंडक्ट ऑफ सर्वेंट में आता है। तो 2.10 ही आपको करना है। यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, या बैच आप लगा के आएंगे, यूनिफॉर्म और बैच की बात बोलेगी। दूसरा आपका बोलेगा बी प्रॉम्प्ट एंड सिविल एंड कर्टियस, देख जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी। तो दूसरा है ये। और एक जो तीसरा है मैं लिख देता हूँ। तीसरा बहुत ही मार्केबल चीज़ है कि बोलता है नॉट सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब डिमांड करना, मांगना। और एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है? इलीगल सॉलिसिट बोलते हैं, इलीगल सॉलिसिट। इलीगल सॉलिसिट, इलीगल, एक मिनट गलत, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं वो उपहार पारितोषिक जो कि अवैध है, वो आपको नहीं लेना है किसी से। ये आपकी ड्यूटी है, सेवा करना है। रेल की सेवा, रेल आपको पे करती है, तो आप पब्लिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, या किसी से आप काम के बदले पैसा नहीं ले सकते हैं पब्लिक से। तो ये आता है कंडक्ट ऑफ द सर्वेंट के अधीन। लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ पॉइंट है जो आप याद करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है? देखिए 2.03 ये नॉलेज की बात बोलेगा, नॉलेज ऑफ रूल्स। जीआर में बताएगा 2.0 यानी चैप्टर 2 में रूल नंबर 3 में जब जाएंगे तो आपको क्या बात करेगा कि नॉलेज की बात बोलेगा। और नॉलेज 2.07 में ड्यूटी से अगर आप अटेंडेंस की बात करें, ड्यूटी में जाते हैं तो आप अटेंडेंस बनाते हैं ना, तो अटेंडेंस, अटेंडेंस
और अगर आप अब्सेंस हैं ड्यूटी से, अटेंडेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, अगर ड्यूटी से एब्सेंट है तो 8 में चला जाएगा। अब्सेंस, absent, absent of, absent from duty, from duty, तो 2.08। आपसे पूछेगा कि 2.03 में क्या है, तो बोले नॉलेज ऑफ रूल्स की बात की गई है। 2.07 तो अटेंडेंस ऑफ द ड्यूटी, और 2.08 एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी, ठीक है। और एक आज बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेशन होता है, वो है 2.09। क्या है? 2.09। एल्कोहल की बात मैं बोल रहा हूँ। अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं करना है, ड्यूटी से 8 घंटा पहले तक नहीं करना है। तो ये बार बार पूछता है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह बता दिया हूँ। इस चैप्टर 2 से GR से यही बार बार रिपीटेशन देखने को मिलेगा। चलिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कि एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टेंट सिग्नल। डिस्टेंट सिग्नल तो जानते हैं ना, डिस्टेंट सिग्नल परमिसिव सिग्नल को बोलते हैं, जिसको P मार्कर रहता है। क्या रहता है? P। डिस्टेंस सिग्नल जो भी होगा उस पर आपका P मार्कर रहेगा, ठीक है। ओह, P मार्कर इस ढंग से आपको सिग्नल पे देखने को मिलेगा, नंबर 1। अब यहाँ की डिस्टेंस सिग्नल का एस्पेक्ट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट है, पहले डिस्टेंस सिग्नल मिलता है, फिर होम मिलता है, फिर स्टार्टर स्टेशन में मिलता है, एडवांस स्टार्टर से गाड़ी डिस्पैच हो जाती है ना। तो आपको डिस्टेंस सिग्नल का एस्पेक्ट की बात किया होगा, तो देखिए 2 चीज़ आप याद रखेंगे। डिस्टेंस सिग्नल की बात बोलेगा तो आप कैप, देखिए याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। CAP, कैप मीन्स टोपी होता है, ठीक है। आप कैप को याद रखेंगे तो CAP, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये याद रखें। CAP कैप मीन्स, ओके इधर लिखिए CAP कैप मीन्स होता है कॉशन। कॉशन का मतलब सिंगल ले लो। कॉशन का मतलब देखिए सिंगल ए लो। अच्छा, अटेंशन का मतलब होता है डबल ले लो। और प्रोसीड का मतलब होता है ग्रीन। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा? एक तो एस्पेक्ट पूछा, तो डिस्टेंस सिग्नल का एस्पेक्ट होता है कॉशन, एक मिनट, कॉशन, अटेंशन और प्रोसीड, ये 3 एस्पेक्ट होता है। सबसे हार्ड एस्पेक्ट कौन है इसका? तो सबसे हार्ड एस्पेक्ट कॉशन है। ऐसा भी पूछा जाएगा कि सबसे हार्ड एस्पेक्ट डिस्टेंस सिग्नल का क्या होता है, तो कॉशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें स्टॉप सिग्नल नहीं है, ये परमिसिव सिग्नल है, किसी गाड़ी को रोकता नहीं है। ये अगले सिग्नल होम का वो बता देता है कि उसका एस्पेक्ट क्या मिलने वाला है। अगर ये कॉशन है तो होम क्या होगा, उसका होम रेड होगा। अगर ये अटेंशन है तो वो होम येलो होगा। अगर ग्रीन है तब जी ग्रीन प्रोसीड गाड़ी थ्रू चली जाएगी। लेकिन अगर डबल डिस्टेंस की बात बोलेगा ना, तो डबल डिस्टेंस में कभी कॉशन होता नहीं है। तो डिस्टेंट की बात है तो यहाँ पे एक याद रखिए, डबल डिस्टेंट यूज होता है स्टेशन में, जहाँ गाड़ी का स्पीड 100 से ज़्यादा हो, जहाँ की अगर कर्व का कंडीशन वो, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी देखा जाता है। गाड़ी का स्पीड बढ़ जाने से ब्रेकिंग डिस्टेंस है जो वो मेंटेन करने के लिए डबल डिस्टेंस का यूज करते हैं। उसका मैं बाद में विस्तार से बात करूँगा। डबल डिस्टेंट का अगर बात किया जाए, ओहो एक मिनट, डबल डिस्टेंट की बात किया जाए तो उसमें कॉशन नहीं होगा। CAP लिख लीजिए, कैप मीन्स टोपी, कॉशन को काट दीजिए, क्योंकि अगला तो 1-2 डिस्टेंट होगा ना, तो बाहर वाला को आउटर, इनर वाला में तो रेट रहता नहीं, तो इसका कॉशन हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा डिस्टेंस सिग्नल अगर डबल डिस्टेंट हो तो डबल डिस्टेंट का अटेंशन प्रोसीड केबल होगा। अगर डिस्टेंट केबल भूल जाएगा तो कॉशन हो जाएगा, अटेंशन हो जाएगा और प्रोसीड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द वर्किंग। देखिए एनएफ रेलवे में टोटल जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है, एनएफ रेलवे की बात नहीं है, सिस्टम जो वर्किंग रेलवे में काम करती है वो टोटल कितना है, 6 है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए तो आप जैसे कि आप के यहाँ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, तो जानते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग होता है, ठीक है। इस तरह से देखिएगा तो 1 ट्रेन ऑनली सिस्टम हो गया, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, ट्रेन स्टार्ट टिकटिंग सिस्टम हो गया। तो इस तरह से टोटल आप काउंट करेंगे तो 6 टोटल है, ठीक है। एडिक्वेट डिस्टेंस, एडिक्वेट डिस्टेंस देखिए एडिक्वेट डिस्टेंस बहुत ही सेफ्टी एस्पेक्ट से बहुत बड़ा चीज़ है। आप इन चीज़ों को तो रेल में काम कर रहे हैं तो समझ रहे हैं। तो एडिक्वेट डिस्टेंस 2 तरह से आपको बात करेगा। एडिक्वेट डिस्टेंस का यहाँ डेफिनेशन है, तो चलिए डेफिनेशन की ओर मैं बाद में जाता हूँ। एडिक्वेट डिस्टेंस क्या आता है कि एक पर्याप्त दूरी एक्स्ट्रा बना के रखता है कि अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो तो कम से कम कुछ दूरी मिल जाए ताकि घटना घटने से बच जाए, तो इसको एडिक्वेट डिस्टेंस बोला गया है। तो एडिक्वेट डिस्टेंस 2 तरह का मिलेगा। एक मिलेगा आपको बोलेंगे BOL, ब्लॉक ओवरलैप। क्या बोलते हैं, ब्लॉक ओवरलैप। तो BOL जो मिलेगा तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। जब मास्टर लाइन क्लियर लेता है ना तो BOL देखता है कि BOL मेरा खाली है या नहीं। जब तक BOL खाली नहीं रहेगा, लाइन क्लियर लेने का और भी 3 कंडीशन है, उसमें BOL एक है। द ब्लॉक ओवरलैप 2, ये अगर मल्टीपल एस्पेक्ट है MACL तो ब्लॉक ओवरलैप 100 कितना होना चाहिए, 180 मीटर होना चाहिए मल्टीपल एस्पेक्ट में। अगर 2 एस्पेक्ट है, देखिए 2 एस्पेक्ट अगर है तो 400 मीटर होता है। तो अब मल्टीपल एस्पेक्ट में 180 मीटर और 2 एस्पेक्ट अगर पूछेगा तो 400 मीटर। क्लियर। अगर आपसे बात करेगा SOL की बात, तो SOL बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। क्या होता है, सिग्नल ओवरलैप। मास्टर का जब होम को टेक ऑफ करने का कंडीशन में एक SOL आता है, तो सिग्नल ओवरलैप उसका होना चाहिए 120 मीटर। कितना होना चाहिए, 120 मीटर। ये एडिक्वेट डिस्टेंस है। तो एक एडिक्वेट डिस्टेंस ब्लॉक ओवरलैप, एक हो गया SOL। आप ये 2 चीज़ याद रखें। हो सकता है इसकी लंबाई भी पूछ दे। ब्लॉक ओवरलैप बोलेगा कि भाई उसको दूरी बताइए, तो MACL में 180 मीटर और 2 एस्पेक्ट में 400 मीटर, और सिग्नल ओवरलैप तो चलिए 120 मीटर वो है ही, ठीक है, SOL। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ 2 तरह का इंस्ट्रक्शन होता है। एक अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है, अगर अप्रूव्ड लगा दिया तो CRS आ जाएगा। अप्रूव्ड लगाने का मतलब CRS। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है वो CRS का ही करना काम है, तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन CRS करता है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट का आदमी नहीं होता है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का आदमी होता है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए वो अदर डिपार्टमेंट का आदमी है कि ताकि वो बायस ना हो रेलवे में, किसी तरह का वो जस्टिफिकेशन हो तो उसमें बायस नहीं हो। CRS का जानते हैं ना, सीरियस एक्सीडेंट होगा तो CRS का है जो उसमें है ना, तो CRS का इंस्पेक्शन होता है। तो चलिए उसका जिक्र तो बाद में करेंगे। तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो CRS। अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोलेगा तो PCO हो जाएगा, ठीक है। अप्रूव्ड स्पेशल अप्रूव्ड लगा तो CRS, स्पेशल इंस्ट्रक्शन केवल है तो PCO। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है, अप्रूव स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द स्टेशन मास्टर। जी नहीं, इंस्ट्रक्शन अप्रूव बाय द कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी, भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑथराइज्ड ऑफिसर मीन्स, देखिए ऑथराइज ऑफिसर अभी मैं बात कर रहा था। ऑथराइज ऑफिसर हर जोन में होता है, तो हर जोन में हेडक्वार्टर में ऑथराइज कर दिया गया है, तो ऑथराइज ऑफिसर PCO होता है। कौन होता है, PCO। अब PCO क्या आता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन PCO में निकलता है। अभी जस्ट मैं बोला हूँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अप्रूव्ड नहीं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहेगा तो PCO, समझ जाइए PCO की बात हो रही है, यानी ऑथराइज ऑफिसर का मतलब कि PCO। अब देखिए इसका क्या है, क्वेश्चन के अनुसार ऑथराइज ऑफिसर मीन्स एनी रेलवे एम्प्लॉई। जी नहीं, पर्सनल एम्पावर्ड बाय द जनरल
और स्पेशल ऑर्डर, देखिए कोई आदमी है जो एम्पावर किया जाता है, उसको पावर दी जाती है जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जिस व्यक्ति को एम्पावर किया गया है वही है जो ऑथराइज ऑफिसर होगा। तो पीसीएम को पावर दिया जाता है तो पीसीएम हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, विच रूल्स आर रिलेटेड टू एसडब्ल्यूआर। देखिए इसमें अगर आप रूल नहीं जानेंगे ना तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एसडब्ल्यूआर जो है 5.06 से संबंधित है, पहला ही आंसर हो गया। अब 5.06 फॉर्म से संबंधित है कि रेलवे में जो भी फॉर्म यूज हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए उसका, उससे रिगार्डिंग है। तो जीआर का 5.07 है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 5 से और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। क्या चैप्टर 5 में आपको 5.13 याद रखिएगा जीआर। क्यों? इसमें है कंट्रोलिंग ऑफ द शंटिंग के बारे में बताया गया। तो आप बोलेगा कि कंट्रोलिंग ऑफ शंटिंग जीआर में किस रूल में है, तो 5 कंट्रोलिंग ऑफ शंटिंग। जैसा आप जानते हैं कि द शंटिंग इज कंट्रोल्ड बाय फिक्स सिग्नल, जैसे कि सन सिग्नल हो गया, और हैंड सिग्नल और वर्बल डायरेक्शन, ये तीन चीज़ से कंट्रोल होता है। उसी की रिगार्डिंग इसमें बात की गई है। तो 5.13 में आपको शंटिंग के बारे में बताया, ठीक है। एक है 5.15, इसमें क्या है कि शंटिंग एट स्टेशन, लिख देता हूँ, शंटिंग एट स्टेशन। स्टेशन में जो भी शंटिंग हो रही है, शंटिंग एट स्टेशन, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, अंडर सीटीसी होता है सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल। देखिए एवं का एग्जाम में पूछा था ये, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एवं का एग्जाम, एवं का क्वेश्चन देखेंगे तो उसे मिलेगा। बट हो सकता है आपका एग्जाम दे रहे हैं स्टेशन मास्टर का, गार्ड का, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीआर का 5.15 में आपका सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल वहाँ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, डेंस बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रही है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल का यूज किया जाता है। यानी 10-10 स्टेशन एक ही जगह से दूर से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसका बहुत बेनिफिट है, लाइन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और मैन पावर भी है जो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इसका लाभ मिलता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, और चैप्टर 5.23 याद रखेंगे, चैप्टर 5 का 23 रूल सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स की बात बोलेगा। तो आप यहाँ पे सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और लूज शंटिंग के बारे में बताया गया 5.21 में है। चलिए बहुत सारी चीज़ें बट इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को पहले आपको जानना है, ठीक है। फिर आगे डिस्कशन करेंगे और भी आएगा। तो मैं एक जगह में 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको कवरेज जल्दी हो जाए, कन्फ्यूजन कम से कम हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन नॉट बी प्लेस। देखिए दो चीज़ याद रखेंगे, यहाँ कॉलिंग ऑन की बात किया है ना। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है वो कहाँ कहाँ लगता है, तो देखिए कॉलिंग ऑन सिग्नल दो जगह लगेगा। पहला होम पर, तो होम तो देखते हैं, होम पर आप नया है नहीं, आपको पता है होम पे कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज होता है। और दूसरा स्टार्टर पे भी लगता है कॉलिंग ऑन, तो होम पे भी लगेगा और स्टार्टर पे भी लगेगा। और तीसरा कि कॉलिंग ऑन की बात मैं कर रहा हूँ, कॉलिंग ऑन होम पे प्लेस कर सकते हैं, एडवांस स्टार्टर पे कभी कॉलिंग ऑन नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? एडवांस स्टार्टर पे नहीं लगता है कॉलिंग ऑन। और इसी के साथ एक जान लीजिए शंट सिग्नल कहाँ कहाँ लगता है। शंट सिग्नल तो अकेले खंभे पे होता ही है, बट स्टॉप सिग्नल के नीचे भी लगता है। तो कहाँ कहाँ लगता है ये आपको जानना है, ठीक है। तो शंट सिग्नल की बात करें तो देखिए होम की बात करें, एक स्टार्टर, यही तीन चीज़ है आपका, होम,
स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। ठीक है, तो देखिए इसका उल्टा यहाँ पे फॉलो, स्टार्टर पे दोनों लगता है इसलिए कन्फ्यूजन से दूर रहे हैं। स्टार्टर पे आपको कॉलिंग ऑन भी लगता है और सन सिग्नल भी लगता है। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो इसका उल्टा आप इसमें कर दीजिए। एडवांस स्टार्टर में क्या है कि लगता है और होम में कभी भी सन सिग्नल नहीं लगता है। बस आप अगर ये जानते हैं तो आप इसको भी आप समझ जाएंगे। तो क्लियर कर लीजिए, कॉलिंग ऑन होम पे लगता है, स्टार्टर पे लगता है, एडवांस स्टार्टर पे कभी नहीं लगता है। लेकिन सन सिग्नल होम पे कभी नहीं लगेगा, स्टार्टर पे लग सकता है, एडवांस स्टार्टर पे भी लग सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एफएसपी क्या है? देखिए एफएसपी जो टर्म यूज किया है वो फॉगी वेदर में जो यूज होता है ना। होम से 270 मीटर पे एफएसपी मिलता है। होम सिग्नल से 270 मीटर पे जाते हैं ना तो आपको एफएसपी फॉग सिग्नल पोस्ट मिलता है। एफएसपी उसी को बोलते हैं फॉग सिग्नल पोस्ट। वहाँ पे एक पोस्ट रहता है। ठीक है, तो यहीं पे एक डेटोनेटर लगाना रहता है और उससे 10 मीटर आगे एक डेटोनेटर। तो मैं एफएसपी की बात में ना इसलिए मैं फोकस उस पर हूँ। तो ये फॉगी वेदर से संबंधित एक वीटीओ भी आता है। तो वीटीओ स्टेशन में मिलता है। तो वीटीओ का होता है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि आपका है जो कितना दूरी पर रहता है। तो ये जो है 180 मीटर, क्या है 180 मीटर, इसमें याद रखेंगे। तो 180 मीटर क्यों? क्योंकि 180 मीटर इसलिए दिखा है कि सिग्नल का सेटिंग डिस्टेंस ही 200 मीटर होता है। स्टॉप सिग्नल की बात मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस छोड़ के। तो 200 मीटर जो 180 मीटर से नहीं दिखाई देगा, वो ड्राइवर को 200 मीटर से कैसे दिखाई दे देगा सिग्नल। तो इसलिए वो 180 मीटर वो रखा है कि भाई 180 मीटर से अगर नहीं दिखा रहा है तो हम फॉगी वेदर डिक्लेयर कर देंगे। तो चलिए फिर एफएसपी का फुल फॉर्म सीखे, फॉग सिग्नल पोस्ट। ठीक है, तो फॉगी वेदर से संबंधित देखिए कुछ चीज़ अब इंजन में भी आपका लगा रहता है एक डिवाइस। उस डिवाइस का नाम याद कीजिए, वो एग्जाम में बार बार आपको पूछता है। वो टर्म को भी आपको याद रखना है कि क्या बोलते हैं उसको। तो उसको बोलते हैं फॉग सेफ डिवाइस, एफएसडी। क्या बोलते हैं उसको? एफएसडी, फॉग सेफ डिवाइस। और जो फॉग सेफ डिवाइस लगा हुआ जिस इंजन में, वहाँ पे आपको 75 kmph से गाड़ी चल सकती है। अगर नहीं लगा हुआ है फॉग सेफ डिवाइस, फॉगी वेदर डिक्लेयर है, तब तो उसमें 60 kmph से गाड़ी चलती है। तो चलिए ऐसा सारी चीज़ें हैं एक साथ हम लोग कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्पैड देखिए बहुत बड़ा चीज़ है। स्पैड जो है वो लोको पायलट के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। स्पैड से उन लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो जाती है। तो बहुत कारण से स्पैड होता है। तो स्पैड का सिग्नल पास्ट एट डेंजर, इसका मतलब होगा कि किसी भी सिग्नल को जब लोको पायलट ऑन पोजीशन में पार कर गया हो, ठीक है, विदाउट अथॉरिटी का, तो वो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि वो उसको स्पैड बोलेंगे, सिग्नल पास्ट एट डेंजर। तो कि सिग्नल पास्ट एट सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? विच फॉर्म इज यूज टू रिसीव द ट्रेन ऑन नॉन सिग्नल लाइन। देखिए नॉन सिग्नल लाइन के लिए फॉर्म अब अलग कर दिया गया है। अमेंडमेंट स्लिप आप 52 में जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। नॉन सिग्नल लाइन से रिलेटेड उसमें एक फॉर्म पर्टिकुलर, एक और फॉर्म का जिक्र किया हुआ है, लेकिन जो यहाँ जिक्र जो हुआ है उसी का मैं बात से आपसे करूँगा। तो पहले क्या है ना कि एक फॉर्म का यूज इसके लिए किया जाता था, पर्टिकुलर दो चीज़ में करते थे, नॉन सिग्नल लाइन में भी करते थे और ब्लॉक लाइन में भी लेने के लिए किया था। लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है, तो इसलिए आप इस पर फोकस रहेंगे। तो चलते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन। T/509 एक क्या है? किसी गाड़ी को ब्लॉक लाइन में लेने के लिए रिसीव द ट्रेन अथॉरिटी, ए अथॉरिटी है इसलिए अथॉरिटी लिखिएगा, ठीक है, एक मिनट।
ए अथॉरिटी, कोई भी लिख रहे हैं तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कैसा अथॉरिटी, अथॉरिटी टू रिसीव द ट्रेन ऑन ब्लॉक लाइन, ब्लॉक लाइन में गाड़ी को लेना है तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। देखिए ब्लॉक लाइन में गाड़ी को लेने का दो उपाय है, एक तो आप कॉलिंग ऑन से पा ले लें, कॉलिंग ऑन नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली करना पड़ेगा, तो आपको इस फॉर्म का यूज़ करना पड़ जाएगा, तो T/509। लेकिन इस अथॉरिटी को यूज करने से पहले आप प्रॉपर सीक्वेंस से पॉइंट को प्रॉपरली सेट एंड लॉक्ड होना चाहिए, उसके बाद इस अथॉरिटी को यूज करके गाड़ी को हम रिसीव करते हैं। तो ये अथॉरिटी है रिसीव करने के लिए, याद रखिएगा किस लाइन में, तो ब्लॉक लाइन में लेने के लिए। लेकिन अब ब्लॉक लाइन से गाड़ी तो आ गई, डिस्पैच करना है, तो बस ये भी अथॉरिटी है, क्या बोलेंगे, अथॉरिटी है, क्या चीज़ का अथॉरिटी है, टू डिस्पैच करने के लिए, गाड़ी आ गई है उसको डिस्पैच करना है, तो उसके लिए इस अथॉरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी टू डिस्पैच द ट्रेन फ्रॉम द ट्रेन फ्रॉम द, क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है आपको समझना होगा कि फ्रॉम द नॉन सिग्नल लाइन भी होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन सिग्नल्ड लाइन। अगर सिग्नल लाइन है तो आप स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर दे रखा है ना, उससे आप गाड़ी को डिस्पैच कर लेंगे, लेकिन ये नॉन सिग्नल लाइन के लिए होगा। ठीक है, डिस्पैच करने के लिए अगर आप उस लाइन से आप नहीं करवा रहे हैं, मान लेते ब्लॉक लाइन है, ब्लॉक लाइन तो गाड़ी आने के बाद हो ही जाएगी ना, और सिग्नल है तो आप वो अथॉरिटी यूज कीजिए जो सिग्नल का अथॉरिटी है, यानी कि सिग्नल है तो अगर स्टार्टर फेल है तो स्टार्टर का अथॉरिटी दीजिए, एडवांस स्टार्टर फेल है तो एडवांस स्टार्टर का भी अथॉरिटी दीजिए, तो अकॉर्डिंगली आपको यूज करना होगा। ठीक है, अगर नॉन सिग्नल लाइन नहीं है तब तो T/511 से गाड़ी को डिस्पैच करना होगा। अब चलिए, अब गाड़ी को क्या है कि अब गाड़ी की बात की जाए कि T/510 न्यू फॉर्म आया है, इस फॉर्म का यूज करते हैं इसी के लिए, नॉन सिग्नल लाइन पे गाड़ी को रिसीव करने के लिए, तो T/510 होगा। आई होप कि आप तीन चीज़ को समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो एक बार में आप क्लियर नहीं होंगे, तो दोबारा आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और रुक रुक के देखिए, चीज़ों को नोट कीजिए, क्योंकि पहला वीडियो है तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अगेन रिपीट होगा तो फिर धीरे 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 आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आपका रिवीजन यहीं से होता चला जाएगा। UFSY देखिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसका ब्लॉक इंटरफेस बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक TLVI होता है, टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको, लेकिन UFSY है तो इसको फुल फॉर्म क्या आता है, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। ये इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं आता, ये इंटरफेस है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा, इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, तो TLVI में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, लेकिन अगर UFSY है तो आई से इंटरफेस होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या है, भीच स्टैंडर्ड फॉर्म, भीच कर लीजिए, ये टाइपो एरर है, भीच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू माइनर पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी देखिए रेल में क्या होता है, आप काम करते हैं, आपसे गलती होती है, तो जिस तरह की गलती है उस तरह का पनिशमेंट भी जो आपको मिलता है कि आप लापरवाही ना करें, तो माइनर पेनाल्टी SF11 से संबंधित है। ठीक है, माइनर पेनाल्टी SF11 से संबंधित है। माइनर पेनाल्टी में क्या होगा कि आपको सेंश्योर कर दिया जाएगा, आपको इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, तो ये सब माइनर पेनाल्टी में आता है। और SF5 जो है वो मेजर पेनाल्टी में है, मेजर पेनाल्टी, जैसे कि कंपलसरी रिटायरमेंट आपको लेना पड़ेगा तो मेजर पेनाल्टी में आपको लेना पड़ जाएगा, या रिमूव फ्रॉम द सर्विस वो मेजर पेनाल्टी में आता है, या डिसमिसल फ्रॉम द जॉब, तो ये सब मेजर में आता है। लेकिन इसमें क्या ना कि SF5 किस रूल में है, ये याद रखेंगे, रूल 9 में है, SF5 रूल 9, SF11 रूल 11 ही है, रूल 11, तो SF5 श्योर है, लेकिन रूल की बात बोलेगा तो आप इससे रूल 9
आंसर में टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर पूछ रहा था। स्टैंडर्ड फॉर 1 to 14 तक है, 1 to 14 तक एसएफ है टोटल। थोड़ा एसएफ को आप जाने कि एसएफ क्या है। तो ऑर्डर ऑफ द सस्पेंशन एसएफ 1 में है, एसएफ 2 में क्या है वो देखिए आप, एसएफ 3 में क्या दे रखा है वो देखिए। तो इससे सारी चीज़ों को 1 to 14 तक आप याद कर ले, आसान हो जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे श्योर पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द टीएसएस इन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। देखिए एनएफ रेलवे में इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। रेलवे का जो अपना प्लान था 2024 तक पूरे इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड करने का जो प्लान था वो पूरा हो चुका है। और इन चीज़ों में कुछ टर्म आता है जो बार बार पूछेगा। तो देखिए कभी भी आप इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात हो तो देखिए टीएसएस मिलता है, सिविल पावर सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो सिविल पावर देती है, यानी कि हर स्टेट में रेल है तो पावर कहाँ से आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है, उसको सिविल पावर बोलते हैं। और सिविल पावर से आपका फीडिंग पोस्ट में आता है, एफपी फीडिंग पोस्ट। एफपी का फुल फॉर्म होता है फीडिंग पोस्ट। क्या होता है, फीडिंग पोस्ट। और इसी तरह से आपको टीएसएस में फिर पावर चला जाता है। टीएसएस से फिर टीएसएस आपको 65 से 70 किलोमीटर पे मिलता है। देखिए गाड़ी का ट्रैफिक पे निर्भर करता है दूरी। तो टीएसएस में पावर लेके और डबल 2 फेज रहता है, सिविल पावर से तो 3 फेज आता है, टीएसएस में 2 फेज रहता है, एक अप डायरेक्शन में जाता है, एक डाउन डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो 2 टीएसएस का एक अप डायरेक्शन में वायर और दूसरे डाउन डायरेक्शन में पावर जाता है, एक ही याद रखेंगे। और टीएसएस 70 और 75 किलोमीटर पे मिलता है। तो आप बोलेंगे कि अगर एक टीएसएस से लाइन को काट देगा तो 75 किलोमीटर तक तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, इसलिए इसको और आप सेक्टर में, उसके बाद सब सेक्टर में डिवाइड किया है। उसके बाद सब सेक्टर से भी आप जो एलिमेंट्री सेक्शन में डिवाइड किया है। तो इस तरह से डिवीज़न छोटे छोटे टुकड़ों में किया है ताकि रिपेयरिंग करने में और ट्रैफिक को चलाने में स्मूथली गाड़ी चल सके और गाड़ी कम से कम हैम्परिंग हो सके। तो टीएसएस के बाद आपका एसपी आता है और एसपी से भी छोटा होता है एसएसपी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो टीएसएस का होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन। क्या होता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन भी आ गया। तो ट्रैक्शन एसपी का क्या होता है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बोलते हैं। और एसएसपी का मतलब हो कि सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट हो गया। याद एसपी याद रख लीजिए, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। इसी तरह से में सब लगा दीजिएगा, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। चलिए, तो इस तरह से एक जिसमें न्यूट्रल जोन भी आता है। चलिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, बट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बता दिया। हो सकता है वो अगले क्वेश्चन में आपको टीएसएस ने पूछ के एसपी का फुल फॉर्म पूछ दे या एसएसपी का पूछ दे, या तीनों में बोलेगा सबसे बड़ा कौन होता है, तो टीएसएस होता है, उससे छोटा एसपी होता है, उससे भी कम दूरी पे एसएसपी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, टर्न आउट टाइमिंग ऑफ द एआरटी। देखिए टर्न आउट टाइमिंग की बात बोलेगा तो 2 चीज़ें है, एक एआरटी का बोलेगा। एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। देखिए इसके आगे एसपी भी लगाता है तो सेल्फ प्रोपेल होता है। एसपी का मतलब स्पार्ट हो जाएगा, एसपी लगाता है तो उसका अपना इंजन जोड़ने की ज़रूरत नहीं होता। स्पार्ट में स्पार्ट अगर रहेगा तो उसमें इंजन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें सेल्फ प्रोपेल रहता है, तो उसमें आसान हो जाती है कि गाड़ी फटाफट निकल जाती है। लेकिन अभी जो चल रहा है स्पार्ट ही चल रहा है, बहुत जगह अब मॉडिफाई करके स्पार्ट आ रहा है। एआरटी ने इंजन नहीं लगा रहता, इसलिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अगर एसपी लगा देता सेल्फ प्रोपेल बोलेंगे। इस एसपी का मतलब ये को बोलेंगे सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, तो सेल्फ प्रोपेल आप जोड़ लीजिएगा, बाकी यही है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो अगर इसका टर्न आउट टाइमिंग बोलेगा तो डे में है 30 मिनट, डे में 30
मिनट्स। और नाइट में, नाइट है आप समझ रहे हैं, नाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है विजिबिलिटी का, तो उसमें दिया 45 मिनट्स। इसमें केवल डे और नाइट के बाद बोलेगा। लेकिन अगर आपको ARMV के बाद बोलेगा, ARMV जानते हैं ना, इसमें SPARMV लगता है, ठीक है। अगर नया वाला में जो है SPARMV मिलेगा, सेट प्रोपेल। ARMV का मतलब एक्सीडेंट रिलीफ, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन। क्या है? मेडिकल वाहन। ये कब जाएगा? अगर कोई आदमी मरा है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है, कोचिंग ट्रेन है, उस सिचुएशन में ARMV का यूज किया जाता है और इसमें सारा मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध रहता है। तो जिस स्टेशन में है ना, वो दो तरह का लाइन देखने को मिल सकता है। एक ऐसा लाइन होगा कि जहाँ पे सिंगल एग्जिट है, एक ऐसा लाइन होगा जहाँ की डबल एग्जिट है। तो देखिए, डबल एग्जिट में सुविधा हो जाता है, अगर इस डायरेक्शन में अगर एक्सीडेंट हुई है तो गाड़ी तुरंत इधर इंजन लगेगी, तुरंत निकल जाएगी। इस डायरेक्शन में हुआ है तो इसमें टाइमिंग कम लगेगा। तो अगर डबल एग्जिट की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डबल एग्जिट। क्या बोलते हैं? डबल एग्जिट, माने निकलने का दो तरह का रास्ता। तो इसमें 15 मिनट टाइमिंग दिया गया है, डे नाइट का मतलब नहीं है इसमें। अगर सिंगल एग्जिट की बात है तो यहाँ पे 25 मिनट है। अगर सिंगल एग्जिट की बात हो, सिंगल एग्जिट, तो इसमें 25 मिनट के अंदर ARMV निकल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल पीरियड, अच्छा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? टर्न आउट टाइमिंग ऑफ द ART एट नाइट। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ के, नाइट की बात किया है तो 45 मिनट्स। नॉर्मल पीरियड फॉर द मस्टर रोल रिकॉर्ड। देखिए, रेलवे में जितनी भी चीज़ें यूज होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो, रजिस्टर हो, हर चीज़ का प्रिजर्विंग पीरियड दिया गया है कि कितने दिन तक उसको प्रिजर्व करके रखना है जो रिकॉर्ड। तो मस्टर्ड रोल जो होता है, ठीक है, मस्टर रोल, तो मस्टर रोल रिकॉर्ड को परमानेंटली होता है, ये हमेशा याद रखेगा। अटेंडेंस रजिस्टर भी परमानेंटली होता है, तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये वागन का कोच का नेम होता है, एक टेक्निकल नेम है, ये नेम पूछता है। LWLRRM अगर लिखा हो तो किस तरह का कोच है? तो मैं आपको एक कोडिंग बताता हूँ, इसको याद रखिएगा लाला राम से। क्या है? लाला राम। LWLRRM बोलने में सुविधा होगी, कोडिंग पकड़ लीजिएगा। ए बोलते हैं लैगेज और जनरेटर कार वाला जो होता है ना, जिसको दोनों तरफ देखें EOG समझते हैं, एंड ऑफ जनरेशन, एंड ऑन जनरेशन, उन्होंने दोनों तरफ डीजल इंजन में लगा रहता है, इसके लिए कि ताकि वो पूरे जनरेटर का रहे, ठीक है। तो जनरेटर का रहे तो इसका मतलब कि पूरे को पावर वहीं से सप्लाई होता है। तो इसमें ऑब्लिक करके दिया, तो लैगेज हो, जनरेटर हो, ब्रेक वाहन हो, तो इससे LWLRRM होगा कुछ का नाम, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ लर्न करते हैं, जब जिक्र कर दिए हैं तो देखिए HOG बोलेगा तो हेड ऑन जनरेशन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेड ऑन जनरेशन। हेड ऑन जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि इसके हेड से पावर जाता है। कोई इंजन लगाता है, हेड से पावर कब जाएगा? कोई अगर कॉन्टैक्ट वायर को पेंटो टच कर रहा है, इंजन, ये मान लेते हैं इंजन है, इसको पेंटो है, जो पेंटो है, एक कॉन्टैक्ट वायर से हेड से पावर जाएगा और HOG कपलर से और सब में वो पावर चला जाता है, जिससे कि AC बॉगी या जो भी ये फैन है वो सारा चीज़ वो चलता है। तो इसको HOG बोले। तो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में HOG होता है, इलेक्ट्रिक इंजन के साथ, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन के लिए, है ना। अगर वो डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के लिए आप EOG का यूज करते हैं। EOG का एंड ऑन जनरेशन, एंड ऑन जनरेशन, क्या बोलते हैं? एंड ऑन जनरेशन। तो ये डीजल इंजन में क्या है? जनरेशन। एंड ऑन जनरेशन का मतलब कि दोनों एंड में एक पावर कार लगा रहेगा, जनरेटर वाला। अगर एक खराब हो जाता है ये काम करेगा और उसी पावर कार से वो जाता। लेकिन डीजल का सपोर्टिंग इसमें, डीजल इंजन में ये चलता है,
डीजल इंजन के लिए है। तो डीजल इंजन में क्या है कि ये डीजल में क्या दिक्कत है ना कि ये 2 कार अननेसेसरी ऑक्यूपाइड कर रखा है जगह, इसमें पैसेंजर के लिए हो सकता था। डीजल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तो सरकार बोलती है इससे पोल्यूशन होता है। तो इसलिए ईओजी हट के अब एचओजी की बात हो रही है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में एचओजी चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो एचओजी को फॉलो करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हु इज सैंक्शनिंग द अथॉरिटी ऑफ द सी क्लास ओडीसी। देखिए पहले तो ओडीसी देखिए, ओडीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ऑपरेटिंग मैनुअल में चैप्टर 6 में ओडीसी पढ़ने को है मिलेगा, तो विस्तार से वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। बट यहाँ क्वेश्चन आया तो कुछ चीज़ बताएंगे कि क्या क्या पूछता है। तो पहले तो ओडीसी 3 तरह का ओडीसी होता है। एगो ओडीसी का टाइप जो होता है, एक ए, एक बी होता है, एक सी होता है। सी को मैं घेर रहा हूँ, ए बहुत ही क्रिटिकल होता है, ठीक है। एक तो ग्रॉस क्लियरेंस बोलता है। चलिए ग्रॉस क्लियरेंस का ट्रिक मैं दूसरे क्वेश्चन में दूंगा, पहले को जो सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है उन चीज़ों को मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। चलिए अब नंबर 1 है कि ए बी सी जो ओडीसी है, तो आप नाम से मैंने कि ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, रेल जब चलती है ना तो उसके दोनों साइड फिक्स स्ट्रक्चर होता है, सिग्नल लगा है ये, और डायमेंशन जब बड़ा हो जाएगा तो सिग्नल पोस्ट से टकरा जाएगी गाड़ी। तो वो ऐसा अगर ओडीसी है तो ओडीसी के लिए परमिशन लेना रहता है कि भाई ये गाड़ी ओडीसी जा सकती है कि नहीं, अलाउ अप्रूवल लेना पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन होता है कि भाई सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, तो सबसे क्रिटिकल सी होता है, उससे थोड़ा सा कम क्रिटिकल बी होता है, उससे कम ए होता है। तो ए में क्या है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होता है। तो देखिए अगर लोकल है, जैसे डिवीज़न की बात हो, अगर डिवीज़न में ही गाड़ी चलेगी, डिवीज़न से डिवीज़न है तो डीआरएम हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटर डिवीज़न की बात हो, क्या बोलते हैं, इंटर डिवीज़न, अगर इंटर डिवीज़न की बात होगी तब पीसीएम हो जाएगा, पीसीएम, ठीक है। इंटर डिवीज़न मैंने एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में गाड़ी को ओडीसी को ले जाना है, एक क्लास ओडीसी को, तो उसमें पीसीएम का अथॉरिटी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। अगर डिवीज़न नहीं, एक जोन से दूसरे जोन में जा रहा है, तब किसका परमिशन होगा, तब परमिशन जो होगा वो पीसीएम का होगा, लेकिन दोनों तरफ का पीसीएम को होगा, दोनों जोन के पीसीएम के अनुसार होगा, ठीक है। इसी तरह से बी में भी फॉलो किया जाएगा, सेम कंडीशन है। सी में नहीं, सी में ना तो डीआरएम कर सकता है, सी क्लास बहुत क्रिटिकल होता है, ना तो डीआरएम कर सकता है ना पीसीएम कर सकता है। तो इसमें सीआरएस का लगेगा, सबसे ऊपर सीआरएस, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे का आदमी होता भी नहीं है, सिविल एविएशन का होता है, ठीक है, नागरिक उड्डयन जिसको बोलते हैं, तो उसका अप्रूवल लगता है। आपका क्वेश्चन में देखिए यही दे रखा है, सी क्लास का, तो अप्रूवल रहेगा सीआरएस का। क्लियर क्वेश्चन हो गया, आप तीनों को क्लियर हो गया। स्पीड की बात बोलेगा तो एक स्पीड बोलता है, एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी की बात हुई। अगर स्पीड बोलेगा तो एक क्लास में सेक्शन स्पीड से, जो स्पीड है ना परमिसेबल सेक्शन स्पीड, सेक्शन का जो स्पीड है उस स्पीड से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी क्लास है तो आपका 40 kmph से गाड़ी जा सकती है। देखिए मैं बीजी की बात बोल रहा हूँ, एमजी की बात नहीं, या नैरो गेज की बात नहीं, मैं बीजी की बात बोल रहा हूँ। बीजी में 40 kmph से है, ठीक है, और एमजी में जाएँ तो 25 kmph से। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बीजी का याद रखें, बीजी का ही पूछता है। मैं लिख देता हूँ, बीजी की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर सी क्लास ओडीसी है तो 25 kmph का होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको, अब ये क्या है कि मूवमेंट कब होता है, डे नाइट, डे नाइट। देखिए इसका नाइट में मूवमेंट किसका, ये डे नाइट दोनों में मूवमेंट होता है। ये डे में भी ओडीसी चल सकता है और नाइट में भी चल सकता है, ये क्लास डे में भी चल सकता है और नाइट में भी। लेकिन सी क्लास ओडीसी बहुत क्रिटिकल है, इसलिए नाइट में अलाउ है ही नहीं, तो केवल डे में अलाउ है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझेंगे चीज़ों को और क्वेश्चन का अप्रोच लेंगे।
ऐसे एक बार में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के हाउ मेनी अपेंडिक्स इन HWR, तो बहुत ही जी आपके लिए 7 अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स देखिए थोड़ा अपेंडिक्स याद हो सकता पूछ दे। अपेंडिक्स ए में LC गेट के बारे में है। किसके बारे में है? LC गेट के बारे में। अपेंडिक्स बी में सिग्नल हो गया या टेलीकॉम हो गया, टेलीकॉम हो गया, या BPSC ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपेंडिक्स बी में आता है। अपेंडिक्स सी की बात अगर बोले, शॉर्ट में APP लिख रहा हूँ, अपेंडिक्स है वो। अपेंडिक्स सी की बात बोले तो एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कि NF रेलवे में नहीं है। एंटी कोलिजन डिवाइस, देखिए एंटी कोलिजन डिवाइस बहुत ही चर्चा में है, और बालासोर की घटना हुई थी तो उसके बाद और चर्चा में हो गई है। और हर NF रेलवे में, हर जगह NF रेलवे पूरे रेलवे में टारगेट किया जाता है, एंटी कोलिजन डिवाइस रखा जाए, जिसको रक्षा कवच बोला गया है। ठीक है, तो रक्षा कवच के लिए बहुत ही वो कॉस्टली है। ठीक है, वो एक प्लान के तहत हर जगह लगाया जा रहा है। तो एंटी कोलिजन डिवाइस में। और डी में क्या है? अपेंडिक्स डी में ड्यूटी ऑफ द ट्रेन पासिंग स्टाफ, ड्यूटीज ऑफ ट्रेन पासिंग स्टाफ, जैसे स्टेशन मास्टर का, पीमैन का, तो ये सब का ड्यूटी के बारे में जिक्र किया है। और अपेंडिक्स ई में क्या है? एसेंशियल इक्विपमेंट, स्टेशन में जितने भी एसेंशियल इक्विपमेंट है उसके बारे में, जैसे फ्लैग हो गया, वुडन बेजेज हो गया, चेन हो गया, गुटका हो गया, टोटल है जो 11 अप हो गया, 2 रबर शू और रबर ग्लव्स ऐड हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सब चीज़ एसेंशियल इक्विपमेंट में है। और एफ में क्या है? अपेंडिक्स एफ, अपेंडिक्स एफ में क्या है कि IBS IBH अगर उस स्टेशन के अंदर में है तो उसका यूज IBS या IBH या D क्लास स्टेशन या DK क्लास स्टेशन। देखिए हैंडराइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, बट मेरा फोकस रहे आप जो मैं बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ को नोट कर लें जो नहीं समझ पा रहे हैं। और अपेंडिक्स जी में क्या है कि इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन के बारे में, जो अभी चल रही है बात, इलेक्ट्रीफाइड हो गया ना NF रेलवे में। तो अपेंडिक्स जी में आप जाके देखिए कि क्या क्या कैसे क्या करना है, पावर ब्लॉक लेना है तो क्या करना है, प्रोटेक्शन कैसे करना है, और आइसोलेटर स्विच के बारे में जिक्र किया गया है, पीमैन का क्या ड्यूटी है, मास्टर का क्या ड्यूटी है, एक SM के क्या ड्यूटी है, रनिंग स्टाफ की क्या ड्यूटी है, तो इसमें अपेंडिक्स जी में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। और मैंने काफ़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं। आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि मेरी वीडियो को रिवीजन करें, और आप इसको आत्मसात कीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और थोड़ा जहाँ नहीं समझ में आता और सोर्स को भी जाके आप पढ़ें। ठीक है, और रिवीजन करते करते आप बिल्कुल आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है कि ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के लिए अगली वीडियो लेके आऊँ तो बस आपको तुरंत मिल जाए। और तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए।